क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के सबसे बड़े मुकदमे से खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। देश के सबसे बड़े मुकदमे से आखिरकार क्यों लिया यह फैसला। और दूसरी तरफ वी डैम की यह रिपोर्ट जिसने सियासी तूफान ला दिया है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत दुनिया के सबसे बड़े चुनावी तानाशाही वाले देशों में से एक बन गया है। यानी भारत में चुनाव होते तो हैं, लेकिन इन चुनावों से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता बल्कि कमजोर हो रहा है। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ दावा किया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा। वी डैम की यह जो रिपोर्ट सामने आई है उसने भारत को दुनिया के उन देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है जिनका लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं है। यह रिपोर्ट विदेशी धरती पर भारत को लोकतंत्र की मां कहने वालों के लिए एक करारा तमाचा है। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ दावा किया गया है। एक एक करके इस रिपोर्ट में जो सवाल खड़े किए गए हैं उस पर हम आएंगे। लेकिन एक तरफ यहां रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उधर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले कई लोगों के एक्स अकाउंट बंद करने की खबर आई है। अब इन खबरों को आपस में जोड़कर देखिए। वी डैम की रिपोर्ट, सरकार की आलोचना करने वाले एक्स अकाउंट्स का बंद होना, और तीसरी तरफ बड़ी खबर वो ये कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद को अलग कर लिया। अब ये खबर क्या है, याद करिए। ये वही मामला है जिसे जस्टिस सूर्यकांत पिछले साल होली के बाद सुनने वाले थे, लेकिन सुनवाई इस होली के बाद हुई है और उसमें भी मामले से खुद को सीजीआई ने फैसले से अलग कर लिया। अब ऐसा क्यों किया, सब कुछ बताएंगे आपको, मगर सबसे पहले आपके सामने हम ये वी डैम की रिपोर्ट रखना चाहेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो आई है वो हर भारतीय के लिए सोचने पर मजबूर करती है, शर्मनाक है। क्योंकि इस रिपोर्ट में जरिए पता चलता है कि भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। दरअसल वी डैम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति को ट्रैक करता है और बताता है कि किस देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, किस देश में यह लोकतंत्र धराशायी हो रहा है और किस देश में यह लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। इस बार की रिपोर्ट में यह पता चला है, दावा किया है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र तो घट रहा है और कई देश अब ऑटोक्रेसी यानी कि तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। यह रिपोर्ट दावा करती है कि करीब 70% से ज्यादा दुनिया की आबादी ऐसे देशों में रह रही है जहां लोकतंत्र पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। भारत के बारे में इस रिपोर्ट में यह तक दावा किया गया है कि भारत में चुनावी तानाशाही इस वक्त चल रही है। चुनाव तो होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से कमजोर होती हुई जा रही हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमजोर हो चुकी हैं। विपक्ष पर दबाव बढ़ रहा है, लोगों की स्वतंत्रता सीमित हो गई है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आवाजों को दबाया जा रहा है, आलोचनाओं और सवालों को कुचला जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता घट गई है। कौन सी नई बात है, मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर तो पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए। मीडिया पर दबाव बहुत ज्यादा है, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। आलोचनात्मक पत्रकारिता उसमें गिरावट आई है, यानी मीडिया सत्ता के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुका है, यह रिपोर्ट बताती है। और वहीं विपक्षी नेताओं पर खूब सारे मुकदमे किए जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आलोचकों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जेल में ठूस दिया जाता है। यानी यह रिपोर्ट कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। और दावा यह कि जो एनजीओ और सामाजिक संगठन लोकतंत्र के लिए काम करते हैं या सामाजिक कार्य करते हैं उन पर निगरानी रखी जाती है, उन पर बैन लगाया जाता है। इस रिपोर्ट में यह तक दावा किया गया है कि आलोचकों पर यूपीए जैसे कानूनों का प्रयोग किया जाता है। अब भारत के बारे में यह बताया गया है, भारत में चुनाव होते भी हैं, वो सिर्फ ज्यादातर परिस्थितियों में दिखावे के लिए रह गए हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो चुकी है और सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर हो गई है, चेक एंड बैलेंस पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, नागरिकों की स्वतंत्रता घट गई है। और रिपोर्ट यह कहती है कि लोकतंत्र की तुलना तुर्की, रूस, हंगरी जैसे देशों के साथ भारत की जा रही है। यानी कि सत्ता काफी हद तक एक मुट्ठी में आ गई है, यानी जो सरकार में है वो सरकार में ही रहता है, सरकार बदलती नहीं है। नाम भर के लिए चुनाव होते हैं ताकि लोगों को लगे कि हां भैया वोट तो डाला है, चुनाव तो हुए हैं, उंगली पर स्याही तो है। वैसे जानकार यह भी मानते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं ना, ऐसे देशों में जो
ऑटोक्रेंसी चलाते हैं, यानी तानाशाही चलाने की कोशिश करते हैं, ये उन देशों में भारत का नाम है। दरअसल चुनाव खाली ये जानने के लिए होता है कि देश की कितनी फीसदी आबादी हमारे साथ है और कितनी हमारे खिलाफ है, बाकी रिजल्ट पहले से ही तय होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट बता रही है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र घट रहा है और हालात ये हैं कि जो नेता और राजनीतिक दल सत्ता में बैठे हैं वो खुद को स्वयं ब्रह्मा समझ रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि सत्ता में बैठे नेताओं के लिए लोकतंत्र की ऐसी तैसी करने में वो सबसे आगे हैं। भारत को दुनिया के सबसे बड़े चुनावी तानाशाही वाले देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया है। वैसे आप तो जानते ही हैं, इस तरह की रिपोर्ट सरकार का पक्ष उस पर क्या हो सकता है, वही हुआ जो होना चाहिए। सरकार इस रिपोर्ट को पक्षपाती बताएगी और बताना भी चाहिए, मगर समझने वाली बात यह है कि क्या भारत में मौजूदा वक्त में लोकतंत्र की स्थिति को जानने समझने के लिए यह रिपोर्ट क्या जरूरी नहीं है, और उस रिपोर्ट पर सत्ता में बैठे हुए लोगों की प्रतिक्रिया क्या सामने नहीं आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वैसे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मीडिया किस तरीके से होनहार मीडिया इस वक्त बन चुकी है यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा, लोकतंत्र, एक और बात, लोकतंत्र पैदा कैसे होता है? चुनाव से। चुनाव आयोग कितनी ईमानदारी से काम करता है यह भी आप और हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक फैसला लिया था, याद करिए, जिसमें कहा गया था कि जो पैनल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा उसमें नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। याद आया आपको? लेकिन मोदी और अमित शाह की महान जोड़ी को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने यह फैसले को पलट दिया और पलटने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से हटा दिया। यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने में सरकार का ही रोल रहेगा। दो लोग तो सरकार के रहेंगे, मोदी जी के साथ एक उनका खास आदमी, और विपक्ष का कोई अहम फिर रोल नहीं रह जाता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोई जरूरत नहीं। यानी खेल पूरी तरह से मुट्ठी में, क्योंकि दो लोग उन्हीं के हैं, सरकार के, और खिलाफ कौन जाएगा? मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, लंबे समय तक मामला लटका रहा। पिछले साल उस वक्त के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि होली के बाद सुनवाई करेंगे। 2025 की होली निकल गई, 26 की होली भी अब बीत चुकी है। इसके बाद इस मामले की अब सुनवाई हुई है। सुनवाई हुई और सुनवाई होते ही चीफ जस्टिस ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। यही है दूसरी खबर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले के सुनवाई करने पर हितों का टकराव हो सकता है, और यह बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, आप जानते होंगे, उन्होंने भी यह सुझाव दिया कि यह मामला किसी अन्य पीठ के सामने भेजा जाना चाहिए। इसकी सुनवाई ऐसे जजों के द्वारा की जानी चाहिए जो भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रेस में ना हो। प्रशांत भूषण ने कहा कि अभी जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली दोनों ही भविष्य में चीफ जस्टिस बनने की कतार में है, इसलिए यह मामला ऐसी बेंच को भेज दिया जाए जिसमें कोई भी जज चीफ जस्टिस बनने वाली लाइन में ना हो। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, अब यह 7 अप्रैल 2026 को दूसरी बेंच में सूचीबद्ध किया जाएगा, 7 अप्रैल को। अब जरा सोचिए, लोकतांत्रिक देश कैसे कहलाता है? चुनाव से लोकतंत्र पैदा होता है। चुनाव करवाता है कौन? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग चलाता कौन है? चुनाव आयुक्त। और चुनाव आयुक्तों की निगरानी में सीधे तौर पर नियुक्ति कौन करता है? सत्ता में बैठे हुए लोग। तो चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष होगा यह आप तय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इस सवाल का उत्तर आपको भी मालूम है, मगर अब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र की जो जननी है, मां है भारत, क्या उस देश में इस मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? जरा सोचिए, कितने लंबे समय से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ही लटका पड़ा है। उस सुप्रीम कोर्ट में जहां बड़े बड़े सेठों के बेटों का मामला 20 दिन में निपट जाता है, और वहां 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी के मामले में सुनवाई के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में अभी वक्त नहीं है। बाकी देखते हैं, नई बेंच बनती है तो सुनवाई कब तक पूरी होती है, और सुनवाई के बाद निकलता क्या है, अमृत या विष? तारीख पर तारीख वाला सिस्टम चालू रहेगा या लोकतंत्र और तेजी से मजबूत होगा जैसे अब हो रहा है? मजबूत समझ रहे हैं ना? अब एक और खबर ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र किया जाता है। अब वो कितनी मजबूत हो रही है
इस खबर से समझिएगा, सुनिएगा। हर तरफ से लोगों को क्या खामोश किया जा रहा है, यह सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले कई एक्स हैंडल 18 मार्च 2026 को भारत में बंद कर दिए गए। बाकायदा ये खबरें छपी हुई हैं और इनमें से कौन कौन से ये हैंडल्स हैं आप भी देख लीजिए। अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं, एक्स पर एक्टिव हैं, तो आप में से कई लोग इनको फॉलो करते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे। लगभग सब वही हैं ट्विटर हैंडल्स जो सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं। और ये कुछ पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पैरोडी अकाउंट्स हैं, इन सब पर रोक लगा दी गई है। अब इससे पता चलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में कितनी मजबूत है। यानी एक तरफ वीडैन की रिपोर्ट जिसका हमने जिक्र किया, दूसरी तरफ चुनाव आयुक्तों के मामले से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का खुद से सुनवाई से अलग कर लेना, और तीसरी तरफ एक्स अकाउंट बंद, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।